हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है अमन शर्मा यूट्यूबर में। आज क्वेश्चन है पिछले कुछ अध्याय से बचे हुए। इस अध्याय में जो कवि के मृत्यु का कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी रह गया था वो आज इस वीडियो में है। तो पहला क्वेश्चन है, भूषण का मृत्यु कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? भूषण का मृत्यु कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है? भूषण का मृत्यु कब हुआ था? क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा भूषण का मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था। भूषण का मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? सॉरी गाइस, जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद का मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? शमशेर बहादुर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? क्वेश्चन ये है, शमशेर बहादुर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह का मृत्यु 1993 ईस्वी में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का मृत्यु कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? गजानन माधव मुक्तिबोध का मृत्यु कब हुआ था? सॉरी। तो इसका आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध का मृत्यु 11 सितंबर 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर साहे का मृत्यु कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? रघुवीर साहे का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा रघुवीर साहे का मृत्यु 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990 में। गाइज, अगर आप इसी प्रकार का वीडियो और भी देखना चाहते तो इस वीडियो के अंत तक रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन का आइकन होगा, उसे ऑन कर लें ताकि मैं वीडियो जब भी बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव कवि के सारे मृत्यु वाले हो गए और जन्म वाले भी हो गए पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देख रहे तो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। तो कुछ कवि के क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन है, करवक करवक कवि करवक से लिया गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है पहला, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? क्या क्वेश्चन है? कवि ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो इसका आंसर होगा, हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख है। यानी कि जिस प्रकार दर्पण में रियली फेस दिखाई पड़ती है उसी प्रकार कवि का आँख है। तो उससे आगे है, कोई भी व्यक्ति छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देखता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख स्वच्छता और पारदर्शिता की प्रतीक है। अतः कवि ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है। मतलब जिस प्रकार आईना में रियली फेस दिखाई पड़ता है, स्वच्छता एवं पारदर्शिता का प्रतीक कवि की आँख भी इसी प्रकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? क्या क्वेश्चन है? पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों को प्रकट किया। क्या? कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों का प्रकट किया। तो इसका मतलब होता है कवि ने कलंक, कांच और कंचन का जो तात्पर्य बताया पहले करबक में, तो इसका क्या तात्पर्य है? कलंक शब्द की चर्चा करते हुए लेखक यह कहते हैं कि चंद्रमा में दाग भी होते हैं, वे संसार को रोशनी देती है। यानी कि चंद्रमा में जो दाग होती है फिर भी वो संसार को रोशनी देती है, अर्थात उसी रोशनी के आगे वो काला धब्बा दाग का कोई मोल नहीं रहा। अतः गुणवान में अगर कुछ अवगुण भी हो तो उसके गुण के आगे अवगुण भी छिप जाता है। मतलब जिस प्रकार चांद में दाग है और वह फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देती है और वह दाग छिप जाता है, उसी प्रकार
अगर किसी अच्छे व्यक्ति में अगर कोई अवगुण हो तो वह भी उसी प्रकार छिप जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कुछ इसमें और कुछ भी है थोड़ा सा। कांच शब्द का प्रयोग करते हुए लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चा सोना को गलाकर तपाकर उसे असली सोना में बदला जाता है, उसी प्रकार इंसान को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता और सफलता नहीं मिल सकती। यानी कि जिस प्रकार सोना को पिघलाकर या गलाकर तपाकर या उसे असली सोना में बदला जाता है, उसी प्रकार इंसान को अपनी मेहनत और सफलता के बिना, यानी कि मेहनत करने के बिना उसे सफलता नहीं मिल सकता। और कहते हैं कंचन शब्द का प्रयोग करते हुए लेखक यह कहते हैं कि जैसे शंकर के त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सेमेरु पर्वत सोने का हो गया, वैसे ही सज्जनों की संगति जैसी दुर्जन भी श्रेष्ठ मान बन जाता है। तो कवि कांच, कंचन और कलंक के विषय में कहते हैं इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले कर्मक में व्यंजित जैसी आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। क्या क्वेश्चन है? पहले कर्मक में व्यंजित जैसी आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। पहले, तो इसका आंसर होगा पहले कर्मक में कवि अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है। यानी कवि ने पहले कर्मक में अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है। कवि का एक ही आँख है। ये कर्मक जो लिखने वाले कवि हैं, ये इनके एक ही आँख है। वो चेचक के कारण रूपहीन है, लेकिन रूप का और एक आँख के न होने से इंसान का महत्व कम नहीं हो जाता। कवि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, दाग तो चंद्रमा में भी है, फिर भी वो सारा जग को प्रकाशित करता है। त्रिशूल तो सेमेरु पर्वत को लगे थे, फिर भी वो सोने को हो गया। पानी तो समुद्र का खारा होता है, फिर भी वो असूझ और अपार है। अतः ऐसा नहीं कि कुछ अवगुण के होने से सारे गुण खत्म हो जाते हैं। कवि का यह आत्मविश्वास जनमानस के लिए नई चेतना है। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि आत्मविश्वास दर्शाया कि जिस प्रकार ये चांद में दाग है और पूरी दुनिया को रोशनी देती है, उसी प्रकार आत्मविश्वास के साथ कवि कहते हैं एक आँख न होने से इंसान का महत्व कम नहीं हो जाता। यानी कि एक आँख न होने से और वो अपने चांद से मिलावट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है? इनकी इस इच्छा का मर्म बताइए। तो इसका आंसर होगा, कवि कहते हैं कि जगत तो नश्वर है, केवल कृतियाँ ही अमर रह जाती है। जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग कर देते हैं, किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है। कवि बोल रहे हैं, जिस प्रकार पुष्प अपने शरीर को त्याग कर फिर भी वो सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, उसी प्रकार केवल मनुष्य की यहाँ कृतियाँ ही याद रहती है और वो तो अमर रहती है। ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है। अतः कभी भी अपने कृति से ही अपने को याद रख जाने का इच्छा व्यक्त की है। यानी कि कवि कहते हैं, जिस प्रकार महान व्यक्ति इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कृतियों को अपना पहचान या छोड़ जाता है, उसी प्रकार मुझे भी इस कृतियों की तरह याद रखा जाए। कभी इस विषय में ये कह रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए अभी यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और मेरे वीडियो को अगर देखने में अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे फुल सपोर्ट दें, ताकि मैं आप सबों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँ। और तब तक के लिए इस वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।